अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले जारी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं इमरान सनाउल्लाह। और कल मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ हैं, तो इमरान ने बहुत बुरा मनाया था। जिस तरह से हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ बड़े खुशगवार मूड में किया था, आज जो स्माइल आपको नज़र आ रही है शायद किसी हद तक ये फेक हो, क्योंकि पाकिस्तान कल का मैच जो है वो बुरे तरीके से हार चुका है और बाजार यूँ ही लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। लेकिन इतनी डॉट बॉल्स हमने देख ली हैं, 160 के करीब तो सिर्फ ऐसी बॉल थी जो सिर्फ डॉट गई हैं। तो अगर 300 में से 160 डॉट बॉल चल जाएं तो मैच कैसे जीता जा सकता है? लेकिन इमरान, कल जब हम ये शो कर रहे थे उस वक्त जो रिजवान के जेस्टर थे उसी से अंदाजा हो रहा था कि एक मायूसी टीम में आ चुकी है। उसी से अंदाजा हो गया था कि इनका मोराल जो है वो डाउन हो चुका है और उसी से ही अंदाजा हो गया था कि ये मैच नहीं जीतेंगे। यहाँ से अंदाजा लगाए ना कि आपके जो 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने कुल मिला के 210 रन खाए और आखिरी 2 ओवर्स में मेरे ख्याल में 150 के करीब स्कोर जो है वो भी इनको पड़ा है। तो बहरहाल बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही और बाकी कसर जो थी वो यकीनन बैटर्स ने पूरी कर दी। इस पे भी आज हम बात करेंगे और आज का जो मैच है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें कि वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त जारी है और बांग्लादेश के इस वक्त 44 ओवर्स मुकम्मल होने पर 190 रन उन्होंने बनाए हैं। 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। आज के मैचेस पर बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आगाज़ कर लेते हैं। इरफान, पाकिस्तान के मैच की तो हम बात करेंगे ही और ठीक ठाक करेंगे उससे मुतालिक बात, लेकिन आज के मैच की हम थोड़ी सी बात कर लें कि 35 स्कोर पर बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट और 190 स्कोर पर सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने रिकवर किया है और जो टॉस करने के बाद जो बैटिंग का जो फैसला लिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फाइट बैक। हम जो बात करते हैं टीम के अंदर की ये स्पिरिट होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आके अपने आप को खड़ा करना, वो नज़र आया। पहले हम टॉस की बात करें तो बांग्लादेश का डिसीजन ठीक था पहले बैटिंग करने का, क्योंकि मैंने पता किया है, सोर्सेज से पता चला कि ड्यू ऐसा नहीं आ रही है अभी दुबई में। अच्छा। आती है बट अभी इस वेदर में नहीं है, तो उसी वजह से उन्होंने इसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए ये फैसला लिया। अभी ILT T20 जो हुआ है दुबई में, उसमें भी हमने देखा कि पेसर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें नज़र आया कि भारतीय पेसर ने, खातो शामी की अगर बात करें तो उनका कमबैक था। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शुरू में उन्होंने उस तरह ओपनर्स को भी आउट किया, बड़ा शानदार किस्म की बॉलिंग की। हर्षताना ने 1 विकेट ली। तो 35 पे जब 5 आउट हो गए थे, इवन अक्षर पटेल की बात करें तो वो 2 बॉलों पे 2 आउट करके तीसरा भी आउट करके हैट्रिक के करीब थे कि रोहित शर्मा ने बड़ा आसान कैच ड्रॉप कर दिया। अगर वो कर लेते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर इंडिया। और ये 6 आउट होने के बाद ओबियसली फिर टेल स्टार्ट हो जानी थी। बट सारा क्रेडिट हैरी डोए को जाएगा। जिस तरह ये लड़का 1.5-2 साल से इंटरनेशनल लेवल पे और ये लीग क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, बहुत शानदार है। जी बिल्कुल, अभी भी 80+ पे वो खेल रहे हैं। उनका साथ जैकर अली जो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का सपोर्टिंग रोल प्ले किया। और अपनी टीम में ये नहीं कह सकता कि ये कोई विनिंग टोटल की तरफ चले जाएंगे, बट एक फाइटिंग टोटल के पास लेके आए हैं। जिस तरह कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि 35 पे 5 आउट हो गए थे, उससे अब अपनी टीम को 200 पे ले आए और दे विल बी आइंग कि हम किसी तरह 250 तक जाएं। और जिस तरह की बॉलिंग स्किल है बांग्लादेश के पास, ये बांग्लादेश वो नहीं है जो पास में हम देखते हैं। स्पिनर इनके पास तगड़े हैं, पेसर अब बड़े अच्छे आ गए हैं। तो ये एक इनके पास स्पिरिट है कि ये कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे। आई वुड से कि ये नहीं हम कह सकते कि ये फेवरेट हो जाएंगे, ये अब चांस है, बट अपने लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये 35 पे 5 आउट होने के बाद जो स्पिरिट की बात करते हैं, अगर हम अपनी टीम को देखें तो आप ये देखें कि जब 2-3 आउट हुए तो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, बिल्कुल कोलैप्स कर गई। वो आप उनके एक्सप्रेशन देखें सबके, इवन मेन बैटर की बात कर लें, वो बैटिंग करने से पहले कोलैप्स कर गए थे। ये तो आपने बहुत इंसल्ट दे दी है। नहीं, वो अंदाजा हो गया था। कल याद है हम शो में भी बात कर रहे थे कि रिजवान के एक्सप्रेशंस ऐसे थे, वो बहुत मायूस हो गए एकदम से। काफी हो रहे थे। नॉर्मली बड़ा वो कूल एंड काम रहते हैं, बट कल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आ रही थी, वो अग्रेसिव हो रहे थे, थोड़ा सा लड़कों पे चीख भी रहे थे, फील्डिंग के वाले से बात कर रहे थे। तो ये जब आपका पैनिक बटन ऑन होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, अपने होम सॉइल पे आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप एज ए कैप्टन फर्स्ट टाइम इवेंट को आप खेल रहे हैं, तो आप पे ओबियसली डबल एक प्रेशर भी आता है। पाकिस्तान का कप्तान बनना या इंडिया का कप्तान बनना बाकी कंट्रीज से इंटायरली डिफरेंट है। शायद उनकी कंट्रीज में इसको एज ए खेल देखा जाता है, हमारा खेल वाला सिलसिलाकार नहीं है। ये तो एक वॉर वाला कह लें, सेकंड रिलीजन वाली बात कर लें, उस तरह लेके करते हैं। अगर हम चले अब पाकिस्तान के मैच के हवाले से ही बात करें तो हमने कल भी कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन की जो काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, 1.5-2 साल से। देखें, बॉलिंग के अंदर बात करें तो मिडल ओवर्स के आउट ना करना, फिर इसी तरह हमारे जो
डेथ ओवर का प्रॉब्लम है कि आप हर दफ़ा 10 ओवर में 100+ कंसीड करवा रहे हैं, चाहे कोई भी ओपोजिशन हो, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर आप पहले खुदा ना खास्ता, आपको खुदा ना खास्ता कहना पड़ रहा है, टॉस हार के अगर ओपोजिशन आपको पहले बैटिंग देती है तो हमारे बॉलर चेस करवा देते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो ग्लोरी थी, जो स्ट्रेंथ थी 5-6 डेकेड से, वो ये था कि हमारे बॉलर हमें 80% मैच जितवाते थे। अब स्टैट्स देखें तो आपको वो फिगर नजर आएगा कि पाकिस्तान के बॉलर ने जो भी टीम ने टोटल किया उसको डिफेंड कर लिया, उन्होंने उसको कर्टेल किया। बट अब क्या हो रहा है कि अब जो भी टोटल करते हैं ये चेस करवा देते हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर आते हैं, अगर ये पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है या दूसरी ओपोजिशन को बैटिंग देता है तो ये 300+ करवा देते हैं। हमारी बैटिंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, बैटिंग तो हमारी शुरू से वल्नरेबल रही है, हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। कल के मैच से अब ये चीज जो डिस्कशन होना शुरू हो गई है वो ये कि अगर मगर वाली जो बात है ना वो अभी से शुरू हो गई है। पहले तो 3-4 मैचेस के बाद होती थी, लेकिन यहाँ पर पहले से ही हो गया कि अगर इंडिया इससे हारता है या पाकिस्तान उससे जीता है तो पाकिस्तान फाइनल या सेमीफाइनल में जा सकता है। हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, खासतौर पे अगर बाबर आजम की बात की जाए, जब से वो कैप्टनसी से हटे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं रही है, और बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो उनके साथ एक ग्रुप की सूरत में थे वो भी उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं। ये अच्छा, इसको मैं आज पहले मैंने अपने शो में जिक्र किया, आज मैं थोड़ा सा खुल के बात इस पे कर लेते हैं। एशिया कप से पहले ये लड़के जो ये कोर था 12 से 13 लड़कों का, ये ऐसा था कि ये समहाउ इन्होंने म्यूचुअली एक एम्प्लॉयड किस्म का आपस में एग्रीमेंट किया हुआ था कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने किसी नए लड़के को चांस नहीं दिया। मैं ये सारा कहूँगा ये जो आज फेस कर रहे हैं, चाहे बाबर है या शाहीन है, ये इनके अपने किए हुए इनके सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब पहले इन्होंने किया, इन्होंने एक पाकिस्तान के साथ जाती ये की इन सब ने मिलके कि अपने लड़कों के अलावा किसी बच्चे को नए को चांस नहीं दिया। अच्छा, नजम सेठी साहब ने एक कोशिश की, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ सीरीज होगी अगर आपको याद हो तो शादाब को कप्तान बना दिया। पाकिस्तान वो सीरीज हारा और साथ ही शादाब उस टाइम कैप्टन थे। शादाब ने कह दिया, देखा ना आपने सीनियर लड़कों को बाहर बिठाया, हम हार गए। यानी कि आप माइंड सेट चेक करें कि आपको प्राइड मिल रही है, आप कप्तान बन रहे हैं और आप ही ये कह रहे हैं हम इसलिए हार गए कि आपने सीनियर लड़कों को बाहर बिठाया, रादर देन वो ये बात करते कि हमने एक बोल्ड स्टेप लिया, ये सीरीज मैटर नहीं करती, हम बच्चों को डेवलप कर रहे हैं। फिर लड़के ये आ गए, फिर इन्होंने हैशटैग स्टार्ट किया, सोचना भी मना है। यानी कि ये बोर्ड को ये मैसेज दे रहे थे लड़के कि हम इतने तगड़े हैं, हम सोच भी नहीं सकते हमें हिलाने का। फिर जब कप्तानी की जंग शुरू हुई, एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस हुई, इनके फ्यूड आपस में स्टार्ट हुए, कुछ लड़के बाबर की तरफ गए, कुछ शाहीन की तरफ गए, और इनका जो बैटल था हम बहुत डिस्कस करते थे अपने शोज में। हाँ, ठीक है, ये ड्रेसिंग रूम की खबरें हमें भी सोर्सेज के थ्रू आती रही। अच्छा नहीं लगता कि हम इन पे बात करें, बट ये रियलिटी है। इसका नुकसान ये हुआ कि जब दोबारा ज़का अशरफ साहब ने T20 में बाबर को हटा के रिजवान को शाहीन को कप्तान बनाया, तो जब ये नए चेयरमैन आए इन्होंने फिर दोबारा बाबर को बना लिया। तो बाबर अगर उस टाइम ग्रेस शो करता, कहता कि नहीं मैंने 4-4.5 साल पाकिस्तान की कप्तानी की है, अभी नए कैप्टन को चलने नहीं, गली मोहल्ले का कप्तान नहीं था, पाकिस्तान का कप्तान था। खैर वो बैटल उधर ही कायम रही। रिजल्ट क्या देखा, इवेंचुअली हम जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, डिजास्टर हुआ पाकिस्तान का। अच्छा, वो ग्रुपिंग या वो मामलात हमें नजर आते रहे कि लड़के आपस में बात नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं आते रहे। अल्लाह का निज़ाम है जी, एक कुदरत देखती है। आपने देखा कि इन दोनों प्लेयर जो आपके प्राइम प्लेयर थे, एक बैटिंग में जिसे किंग कहा जाता था, एक को बॉलिंग में कहा जाता था जी, पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है। दोनों का आप ये देखिए ग्राफ जो परफॉर्मेंस का, वो कितना डिक्लाइन की तरफ आ गया। और रही सी कसर के जो बाकी भी प्लेयर थे, जो किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है किसी की आप नीयत पे आप क्या शक करें, बट जो रियलिटी नज़र आती है कि आप कहीं ना कहीं एक सर्टन एरिया या हल्के को सपोर्ट करते रहे। इन रिजल्ट क्या हुआ कि आपने पाकिस्तान की प्राइड, पाकिस्तान के झंडे को थोड़ा सा पीछे रखा, अपनी ज़ात को, अपनी चीज़ों को आगे रखा, और रिजल्ट आपके सामने है कि अब इनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी चली गई हैं। यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स का ये खेल भी जो है वो शिकार हो रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू कल वाले शो, कल वाले प्रोग्राम की हम बात करते हैं। अब कल भी हमने बात कर रहे थे, बैटिंग के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी। देखें 10 ओवर्स में, पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 22 रन बनाए जी। क्या ये 600 बॉलों की उनकी इनिंग्स थी जो इतने सुकून से वो लोग बना रहे हैं? और देखिए अगर 10 ओवर्स में सिर्फ 22 बनाएंगे तो कैसे हम स्कोर पूरा करेंगे? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें मैं बहुत हाईलाइट करता रहा हूँ। अब ओबियसली हम इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़ैन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब ये देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, ये हम बड़े अरसे से वर्ड सुन रहे हैं कि साइंटिफिक हो चुकी है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? उसमें ये है कि आपने अब एक अपोजिशन से एक स्टेप आगे जाना है। उसमें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि पावर प्ले में आपने 80-90 करना है, ठीक है। मिडल ओवर में जो 90s का मेथड होता था कि आप स्लो खेलते थे, ठक्का लगा के जिसे कहते हैं, खेलते थे, 3-4 के एवरेज से खेलते थे,
फिर आप डेथ ओवर में मारते थे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। हम चले सिर्फ अभी ओडीआई के हवाले से ही बात कर रहे हैं, अब तो हर T20 और टेस्ट के अंदर भी अब तेज़ खेला जाता है। अब क्या करती है टीम के, आप मिडल ओवर के अंदर भी अगर आप कल न्यूजीलैंड को भी देखें तो वो डिस्पाइट ऑफ इट के उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, वो 4.5-5 से खेलते रहे। उन्होंने अपना ग्राफ जो रन बनाने का था वो 2-3 पे नहीं लेके आए। हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि एक आधा आउट होता है तो टोटली क्लैप्स की तरफ चले जाते हैं, किसी शेल में टीम चली जाती है। अभी 2-4 दिन पहले आपने पाकिस्तान की सॉइल का रिकॉर्ड बनाया, आपने 353 चेस किया। आपने क्या आपने किया, विकेट्स गिरी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सेम उस मैच में भी था कि बाबर और फ़खर जो है वो तेज़ खेले, आल 2 के आउट हो गए। पावर प्ले में पाकिस्तान का टोटल था 83 ऑलमोस्ट, ठीक है 80 प्लस था। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे रिजवान और सलमान अली आगा आए, उन पर रन बनाने का प्रेशर नहीं था, थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, रन बने गए। अब ये जो आप बात करें, ये प्रॉब्लम हमारा कुछ 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। असल में ये 2015-16 के बाद, उस टाइम भी हमारा ग्राफ नीचे था, दूसरी टीमें तेज़ खेलती थी। जब सरफराज कप्तान आए तो हमने अपना माइंडसेट चेंज किया, थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की। एक कॉम्बो जो था सरफराज और मिकी आर्थर का, उसमें पाकिस्तान ने 2-3 साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। बट जैसे ही उन दोनों को हटाया गया, नया कप्तान बाबर और फिर नया कोच आया, वो पुराने माइंडसेट पे आ गए। उसका रिजल्ट ये मिला कि ये उस चीज़ को प्रमोट करते रहे जो सेल्फिश अप्रोच होती है। मैं अगेन कहता हूँ, मैं किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं करता, बट आपकी अप्रोच नज़र आनी चाहिए। वो कैसे आपके 6000 रन हैं, वो कैसे आपकी 19 सेंचुरियाँ हैं, वो कैसे आपके बेतहाशा 50s हैं जिसमें पाकिस्तान की विक्ट्रीज में कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, साउथ स्किल की अगर बात करें इरफान, अगर साउथ स्किल की बात करें तो बड़े सीनियर क्रिकेटर्स यही कह रहे थे कि ये 5वें पे भी अच्छा खेल सकते हैं, 6ठे पे भी अच्छा खेल सकते हैं। उनको उनसे ओपन करवाना आपके ख्याल में ये फैसला कैसा था? क्योंकि हमने देखा है कि वो बहुत सहमे डरे नजर आए और उनसे शायद खेला ही नहीं जा रहा था उस पर। इमरान, मैंने कल भी ये बात की थी कि आप होता क्या है कि आप किसी प्लेयर से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम को सर्व करता है वो बेहतरीन होता है। पॉइंट ये है कि हर प्लेयर का, चाहे डोमेस्टिक खेले, ए लेवल पे खेले, लिस्ट ए के मैचेस खेले या पाकिस्तान को सर्व करे, उसका एक सर्टन बैटिंग नंबर है। हमने क्या बात की थी कि इस स्क्वाड के अंदर 2 चीज़ें मिस करती हैं। एक, ओपनर की जगह ओपनर होना चाहिए था, साइम अयूब की जगह एक ओपनर जो कि आज इमाम आ चुका है वो होना चाहिए था, लेकिन फ़खर चले भी गए, इस पर भी बात करते हैं हम। दूसरा, आपने एक स्पिनर ऐड करना था जो आप कंटिन्यूसली लेके चल रहे थे, रेगुलर स्पिनर, चाहे आप वो साजिद अली करते या आप सुफियान मुकीम करते, एक रेगुलर स्पिनर करते। भारत आज 3 स्पिनर के साथ जा रहा है। वीरेंद्र चक्रवर्ती जो उनका सबसे मेरी नज़र में बेस्ट बॉलर है, उसको उन्होंने डगआउट पे बिठाया होता है। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, किसी की इंजरी आ जाए तो आपका बेंच इतना तगड़ा होकर वो रिप्लेस करे। जैसे विल जंग जो है न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था। रविंद्रा को ट्राई नेशन में बॉल लगी हेड पे, वो बेंच पे गए, रेस्ट के लिए बोला गया 1 वीक के लिए। विल जंग आए, अगले ने कल पहले मैच में सो करके मैच विनिंग इनिंग्स बना दी। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, आप किस तरह डेवलप करते हैं। हमारा सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो इस क्रिकेट के साथ की गई ये लास्ट 3-4 ईयर में, वो ये थी, हमने किसी बच्चे को तैयार नहीं किया, हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनने ही नहीं दी। बच्चे को स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया, हमने बाहर बिठाई रखा, उसको आगे नहीं लेके गए। अपॉर्चुनिटी अगर रखा गया तो उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अब साउथ स्केल की अगर जितनी परफॉर्मेंसेस हम टेस्ट में देखें, या उन्होंने ओडीआई भी जब 2023 का खेला था, वो 4थे-5वें नंबर के बैटर थे। बिल्कुल। जिस तरह बाबर का ये डिसीजन गलत है, इवन मेरा तो सोर्सेज के मुताबिक बाबर ने खुद एग्री किया है कि मैं ओपन करने को तैयार हूँ, तो आप उसको उसके नंबर पे खिलाएं। आपने करना क्या था कि स्क्वाड के अंदर आपके पास उस्मान खान थे, फ़खर के साथ ओपन करवाते, ठीक, और आप बाबर को 3 पे रखते हो, साउथ को आप 4-5 पे खिलाते। चलें, अच्छा, फ़खर की इंजरी पे भी हमने थोड़ी सी बात करनी, लेकिन इस वक्त छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश ने इस वक्त 216 रन बना लिए हैं, उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं और तकरीबन 47 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इस पर अब बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इरफान, अब साइम अयूब के बाद फ़खर जमान भी इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए हैं। इमामुल हक के आने को आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि वो इस चीज़ को कंपनसेट कर पाएंगे, मुतबादिल होंगे इन दोनों का? आप देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए। फ़खर ज़मान की बात करें तो लास्ट 7-8 ईयर से ये एक ही प्लेयर था जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट करता था, और पाकिस्तान की विक्ट्रीज के अंदर किसी का मैच विनिंग रोल होता था बैटिंग के अंदर, तो वो फ़खर ज़मान है। चाहे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल देखें, ये वाइट प्लेयर है जिसने 190 भी किया हुआ है, ये वाइट प्लेयर है जिसने 200 भी किया हुआ है, ये वाइट प्लेयर है जिसने पाकिस्तान 150 से ऊपर 4-5 इनिंग्स खेली हुई है, ये वाइट प्लेयर है जब ये खेलता है तो पाकिस्तान 80-90% जीतता है। तो ये उस लिहाज से बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस तरह साइम अयूब की बात की, तो साइम अयूब भी वो डेवलप हो रहा था और वो तो शायद इनसे भी ज़्यादा कंसिस्टेंट अच्छा रन कर रहा था, बड़ी अच्छी, वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड है फ़खर से भी। तो जब हम ये बात कर रहे थे कि ये दोनों ओपनर
पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में होंगे तो हम किसी से हारेंगे नहीं, तो अल्लाह ही करनी हुई दोनों ही चले गए। अब हम क्या करें, अब इमाम आए हैं। इतने ही नाजुक है, दूसरी बॉल पे वो फील्डिंग करते हुए वो इंजर हो गए, इतना इंजर हो गए कि अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंजरी तो देखिए इमरान, इसमें किसी को भी हो सकती है खेल के दौरान, बट ये आपकी बात जरूर वैलिड है कि पाकिस्तान ही क्यों और इतने कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारे ही क्यों, ये हम जरूर फील्डिंग करते हुए इनकी भी फील्डिंग करते हुए आप मतलब होने को तो ऑब्वियसली ग्राउंड में कुछ हो सकता है, बट हमारे ही क्यों और इतने ज्यादा क्यों, ये एक डिबेटेबल बात है। हारिस रऊफ की पसलियों में खिंचाव आए थे, हारिस रऊफ को बेचारे को काफी एफर्ट कर रहा होता है, तो ये क्या इतने फिजियो रखे हुए हैं, ऑफिशियल्स रखे हुए हैं, इतना ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसके बावजूद इतनी इंजरीज के साथ हम किस तरह से आगे बढ़े। मैं जरा पहले बात को आंसर कर लूँ फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये एक मैच विनर भी आपका गया, और खासतौर पे जो एक बिगेस्ट गेम ऑफ द ईयर है, बात करें पाकिस्तान इंडिया का टाकरा, और जो इसका फखर का इंप्रेशन था, अगर आप उनकी टीम को देखें, भारतीय मीडिया को देखें, तो वो सिर्फ एक ही प्लेयर को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास फखर है, तो शायद फखर चल गया तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है, अदरवाइज तो वो ऑप्शन ही नहीं पाकिस्तान की दे रहे कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अब इमाम आ गए हैं, इमाम को पहले भी स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए था। ये हमने बहुत डिबेट की कि जब साइम चला गया था, मीडिया पे बहुत ज्यादा डिबेट चल भी रही थी। इसने डोमेस्टिक में हाईएस्ट रन किए, जो काज़िम ट्रॉफी हुई अभी ये 3 दिन पहले भी जो अफगानिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच हुआ, इसमें 98 रन किए, कल भी मैंने जिक्र किया था 94 बॉल्स पे, तो ये फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी वाला प्लेयर है, 50+ की एवरेज है, विकेट थ्रो नहीं करता, आउट करने के लिहाज से सबसे मुश्किल बैट्समैन, अपनी विकेट थ्रो नहीं ये करते, और आपको एक ऐसा बैटर ओपनर के तौर पे चाहिए था कि जो खड़ा भी हो, साथ लेके भी चले। अब उसमें प्रॉब्लम जो मुझे एक नज़र आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि आपके जो 4-5 प्लेयर हैं वो सब एक तरह के हैं, मतलब आप कह लेंगे 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, फखर भी ऐसे इमाम भी ऐसे खेलते हैं, बाबर भी इसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रिजवान का भी स्ट्राइक रेट यही है, सलमान अली आगा का भी यही है, और आपका जो है अगर आप लेट्स सपोज तैयब ताहिर के साथ खेलते हैं तो हम देखते हैं वो भी ऑलमोस्ट 80-90 का खेलते हैं। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, अब जब फखर आउट हो गए हैं तो आपने इमाम को स्टेबिलिटी के लिए रखे, अब आपको साउथ शकील को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि साउथ शकील को आप खिला रहे थे एज ए ओपनर या नंबर 3 वो, जिसमें वो नाकाम रहे। अब आपको चांस लेना चाहिए उस्मान खान के साथ, आल दो कि वो नहीं खेले हुए बट वो एशियन कंडीशन के अंदर बड़े लीथल हैं। आपको अब प्लानिंग ये करनी पड़ेगी, ये दोनों एज ए ओपनर जाएँ, इमाम विकेट पे स्टे करें, आप इनिंग्स बिल्ड करें और उनको चार्ज दिया जाए कि आप जाके अटैक करें। जो पावर प्ले की इमरान ने भी बात की वो ये है कि ऐसा एक बैटर जो आके अटैक करे, चौके छक्के लगाए, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो दायरे के ऊपर का भी यूज़ करते हैं। आप कोई भी बैट्समैन देख ले फखर के अलावा, वो सर्कल में फील्डर से ऊपर से शॉट नहीं खेलता। आप दुनिया की किसी भी टीम को देखेंगे वो पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर भी एक बड़ा एक वेट स्टैट हमने देखा कि पाकिस्तान दुनिया की वाइड टीम बन गई थी जिसने सबसे कम कोई ऑलमोस्ट 14 मैच हो गए थे छक्का नहीं लगाया था पावर प्ले में। बिल्कुल, तो ये ऐसे वेट स्टैट पाकिस्तान के छक्का लगा उसको सेलिब्रेट किया गया, बिल्कुल उसको पूरा मीडिया अंदाज में पाकिस्तान ने पावर प्ले में छक्का लगा दिया। ये भी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात हो। अभी आप बल्कि कुछ स्लो ओवर रेट के हवाले से भी बात कर रहे थे। एक और चीज़ उसमें, हाँ जी, स्लो ओवर रेट का पाकिस्तान को 5% आज फाइन हो चुका है जी। कल मोहम्मद रहमान ने इसको पेनल्टी को एक्सेप्ट भी कर ली है और इसमें आपकी मैच फीस का 5% डिडक्ट होगा। ऑब्वियसली एक सर्टन टाइम होता है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के मैच खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आपके पेसर या प्रेस ने इतना टाइम लिया, ये तो इतनी विजिलेंस की बात है। इवन टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान के 5 पॉइंट कट गए। उससे क्या नुकसान हुआ कि हम रैंकिंग में 8वें नंबर पे आना था, हम 9वें पे चले गए। तो आप कई दफ़ा बीइंग अ प्रोफेशनल इतने श्रूड होते हैं, इतने क्लेवर होते हैं, इतनी आपकी गेम अवेयरनेस होती है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कैप्टन की गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर के अलावा ओपोजिशन से भी आगे होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा जो इमरान आप बात कर रहे थे उसकी मेरा ख्याल है कि स्क्वाड के वाले से, जी मैं यही बात कर रहा था कि देखिए, मैं कह रहा था कि इतने अनफिट जितने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होते हैं दुनिया में नहीं कहीं होते। चले मान लिया ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि उनकी आधी टीम अनफिट होकर बैठी हुई है, लेकिन बाकी जो नए बच्चे भी हैं उनकी इंटेंट नजर आती है, उनकी एफर्ट नजर आती है, कमिटमेंट नजर आती है, इनकी नजर नहीं आती। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इमरान बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर, आयशा आप देखेंगे उसका कैरियर का आगाज़ पीक से हुआ है और ग्रेजुअली वो डिक्लाइन की तरफ आया है। मैं स्टार्ट लें बाबर आजम, रिजवान, फ़हीम अशरफ, शादाब, आप उसमें इमाद वसीम, ठीक है, नसीम शाह, शहीन शाह, हारिस रऊफ, आपकी जो प्लेइंग 11 भी देख लें, हर बंदे का आगाज़ ऐसे था कि ये आया कि दुनिया पे छा जाएगा। हसन अली, अब क्या है
कोई इसको आगे रिवर्स पीछे मेथड बोलते हैं, रिवर्स इसकी वजह ये है कि ये सर्टेन टाइम के बाद इनके अंदर से वो हंगर खत्म हो जाता है। वो जो प्राउड फील करता है इंसान, प्राइड फील करता है कि मैं पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ, शायद इनकी ग्रेटिफिकेशन थोड़े पैसों के साथ वो जो एम लेके आते हैं, गाड़ी घर बंगला वो मिल जाता है तो अपना अर्ज छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आप ये देखें ना कि अगर रॉजर फेडरर कितने मैचेस जीता, दुनिया की मिसाल लें, कोहली की इवन मिसाल ले लें क्रिकेट के अंदर, इसी तरह मेसी की मिसाल ले लें, रोनाल्डो की मिसाल ले लें, क्या उनकी हंगर खत्म हुई? सचिन तेंदुलकर का बताया जाता है कि वो अपनी नेट प्रैक्टिस और बाकी फील्ड के अंदर उसी तरह एफर्ट मारता रहा जिस तरह वो पहले दिन करता था, इसलिए वो 500 के करीब ओडीआई खेल के गया। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम करना है। ये डिक्लाइन की सबसे बड़ी रीजन पाकिस्तान की ये है। दूसरा मतलब जो हमारे जो प्लेयर्स हैं और बाकी मुल्कों के जो प्लेयर्स हैं, उनकी जो एक सक्सेस की जो हंगर है वो उसका मकसद ही और है। नहीं, वो अप्रूव करता है। दुनिया सारी के प्लेयर, इंडिया के बना मिसाल ले ले, हम हर जगह में कंपैरिजन इंडिया से करते हैं कि प्लेयर पहले नॉर्मल होता है, नॉर्मल से मुराद के एवरेज परफॉर्मेंस देता है, वो ग्रेजुअली एक सुपरस्टार बनता है, इंप्रूव करता है। हमारा पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां इंप्रूवमेंट के पहले टॉप से आता है, दुनिया में डिक्लाइन आता है। एक प्लेयर भी आपको नहीं मिलेगा इस टीम के अंदर। अब तो ये लम्हा आ चुका है कि हम एक भी आपका टीम में ऐसा लड़का नहीं है जिसे आप कहें कि यार ये तो बेस्ट परफॉर्मर है, ये तो करेगा ही, एक प्लेयर नहीं है। दूसरी जो आप बात करें इसमें इमरान, दो चीजें हैं। इंजरी में फिर वही कहूंगा, इंजरी प्लेयर गेम का पार्ट एंड पार्शल है, ये हानि है, होती है। आप ये देखें, बुमराह को इंजरी हुई, 6-8 मंथ वो बाहर रहा, वापस आता है, वो दुनिया का सबसे लीथल बॉलर बन के आता है। लोग तो ये कहते हैं कि शायद पास्ट में वसीम अकरम, वो मार्श वगैरह से भी ज्यादा ये खतरनाक बॉलर बन के आया, और जिस तरह उसने तीनों फॉर्मेट में आउट किए। हमारे नसीम शाह को, शहनशाह को इंजरी हुई, इनके पेस भी ड्रॉप हुए, इनकी सीम स्विंग भी खत्म होगी। मुझे ये समझ नहीं आती, और वो रिकवरी भी नहीं हो सकी, ये रीहैब कैसा है, ये इनकी अपनी क्या अप्रोच है। किसी की एल्बो, एहसानुल्लाह 150 का था, उसकी एल्बो की इंजरी हुई, उसका 130 का पेस आ गया। तो ये बोर्ड के ऊपर इन प्लेयर पे भी आता है कि कैसे इसको लेके चलना। बिल्कुल, ये बड़े अहम पॉइंट्स इरफान आपने इस यहाँ पे उठाए हैं, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ पे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के मैच के मुतालिक आपको अपडेट देते चले। इस वक्त बांग्लादेश ने 228 रन स्कोर किए हैं और भारत को जीत के लिए 229 रन का टारगेट दिया है, और भारतीय बॉलर शामी ने 5 विकेटें हासिल की हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। अच्छा इरफान, जैसे कि 35 पे जब 5 आउट हो गए थे तो कुछ सोच भी नहीं सकता था 228 कर पाएगी बांग्लादेश। आपके ख्याल में ये अच्छा फाइटिंग टारगेट है? हैविंग सेड दैट, ये फाइटिंग टोटल है बिल्कुल। ये आप विनिंग टोटल तो नहीं कह सकते, बट फाइटिंग टोटल है। एक उनके पास, उनके बॉलर्स के पास कुछ ऑप्शन आई है कि दे कैन ट्राई एनीथिंग। ऑब्वियसली अभी भी गेम में 80-85% भारत फेवरेट है, बहुत कम चांसेस हैं अगर आप प्रेडिक्शन रेशो भी देखेंगे, बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। और अगर अच्छा कोई स्टार्ट मिलता है टॉप से, अगर 1-2 उनके मेन बैटर आउट करते हैं तो दे कैन बिल्ड द प्रेशर ऑन इंडिया। इंडिया के हवाले से बात करें तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। एक तो जिस तरह शामी की आपने बात की, बुमराह की इंजरी के बाद इनको रखा गया, और ये स्क्वाड में जब आए तो ये हमेशा की तरह 2023 के वर्ल्ड कप में ये स्क्वाड का पार्ट नहीं थे। और हमने देखा कि जब उस टाइम भी उनके जो हार्दिक पांड्या जो थे वो इंजर्ड हुए तो इनको स्क्वाड में रखा गया, और इन्होंने तमाम रिकॉर्ड बना डाले उस वर्ल्ड कप के अंदर, और बड़े शानदार किस्म की बॉलिंग की। इस इवेंट के अंदर भी पहले इनका था कि ये फिट नहीं है, अच्छा जी फिट में होंगे, फिर इनका और फराज का टाई था। फिर जब बुमराह इंजर्ड हुए तो फिर तो ऑब्वियसली आना था, फिर हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी गई। तो शामी जो है, मेरा मानना यह है कि ये इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड किस्म का बॉलर है, लेकिन जब परफॉर्मेंस देता है तो सबसे एक अच्छा कंप्लीट पैकेज है। ये कंप्लीट बॉलर इन अ वे कि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ इनकी बॉल स्विंग करती है, न्यू बॉल से भी अच्छा बॉल करते हैं, डेथ ओवर के अंदर भी बड़े कंप्लीट बॉलर है, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग। एक स्क्वाड के अंदर अगर मैं देखता हूँ या प्लेइंग 11 भारत की देखता हूँ तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग ये लगा कि वरुण चक्रवर्ती को नहीं ये खिला रहे। वो बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी, हर मैच में वो आउट करता रहा, और ये जब अक्षर पटेल और जडेजा को खिलाते हैं, दोनों एक तरह के बॉलर हैं। ये अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ा करने के लिए दो एक तरह के बॉलर को खिला रहे हैं कि दोनों बैट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं ये गलती कर रहा है, बड़े मैच में आके किसी अच्छे सेमीफाइनल में या किसी तगड़ी टीम के खिलाफ, ये इनकी वीक पॉइंट भी हो सकता है। तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 को आप कैसे रेट करेंगे? आपके ख्याल में किस प्लेयर की कमी है आज के मैच में? देखिए, इनका तो स्क्वाड समहाउ काफ़ी अरसे से यही चल रहा है। इनके सीनियर प्लेयर शकीब की बात करें, वो चले गए हैं, वो एक कोर होते थे। ये बाकी जो शांटो को कप्तान बनाया है, हैरिडॉय की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेहदी बड़ा अच्छा खेलते हैं, जैकर अली ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो यही इनके लड़के हैं जो समहाउ प्लेइंग 11 इनकी 90-95% यही खेलती है। इनके कोई बास ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं है, इन्हीं के साथ लेके चलते हैं।
हाँ, लिटन दास एक ऐसे हैं कि जो ओबियसली इनकी टीम में बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते थे, तो ये एक आप उस पर बात जरूर कर सकते हैं, बट ओवरऑल इनका जो कोर होता है वो यही होता है, इसी के साथ ये चलते अच्छा हैं। इरफान, अभी जैसे कि आज के मैच में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो शुरू के 5 खिलाड़ी थे वो भी ऐसा लगा कि कुछ प्रेशर में आ गए और बैक टू बैक वो तमाम खिलाड़ी आउट हुए। अब पाकिस्तान की टीम भी दुबई चली गई है, जो इंडिया के साथ नेक्स्ट मैच जी। होना है। हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान के अच्छे ओपनर्स हैं वो तो मैच से आउट हो चुके हैं। अब जो टीम जा रही है, आपके ख्याल में इंडियन टीम का प्रेशर क्या वो उस तरह बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि कल न्यूजीलैंड का प्रेशर भी नहीं बर्दाश्त कर सके। देखिए, अब आपके पास यू हैव नथिंग टू लूज। अब तो आपके पास ये लास्ट गेम है इस इवेंट में सर्वाइव करने के लिहाज से। आप इस प्रेशर को निकालना ओबियसली कहना आसान है, इन रियलिटी करना मुश्किल है कि भारत का मैच और ये 2-3 लास्ट जो मैच पाकिस्तान भारत से हारा है वो जीते हुए मैच हारा है। 80% पाकिस्तान के फेवर में मैच होता था, आखिरी 1-2 ओवर में ये मैच को लूज कर जाते हैं। लेकिन अगेन आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा, नई चीज़ करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि उस्मान खान को खिला के उसको कह के जी आप चार्ज करें भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की एक ही वीकनेस है, भारत को अगर आप अटैक करते हैं तो ये कटर करते हैं, ये एकदम अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। इनको आप ऊपर से मारें, जैसे आपको 2023 के वर्ल्ड कप में याद होगा कि जब भारत ने उनके 2-3 आउट किए तो ट्रेविस हेड ने उनको मारना शुरू कर दिया, तो इनके बॉलर जो थे वो तमाम अपनी लाइन लेंथ भूल गए। तो पाकिस्तान ने ये करना है कि किसी एक बैटर को फ्रीडम देनी है कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। इसकी अगर मैं प्राइम एग्जांपल देना चाहूँ तो भारत पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता था टेस्ट सीरीज का। उन्होंने बच्चा 19 साल का कॉन्टास्ट उसको डाला और उसको कहा कि आपने बुमराह और इनके बॉलर पे अटैक कर दें। उस लड़के ने रस फ्लिक और शॉटें मारना शुरू की, वो 60 रन किए, उसके बाद भारत कोई मैच जीत ही नहीं पाया। पॉइंट ये नहीं था कि एक बच्चे ने इतना डिफरेंस डालना है, पॉइंट ये था कि इनको मेंटली डिस्टर्ब करना है, अग्रेसिव आना है, आपने डिस्टर्ब करना है। तो स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ये ट्रेडिशनल स्टाइल से खेल के आप भारत को नहीं हरा सकते। अच्छा, बॉलिंग की भी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि हमने आज के मैच में भी देख लिया कि भारत 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ गया, हमारे पास सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर। तो क्या भारत के साथ जब मैच हो 23 तारीख को तो हमें कमी महसूस नहीं होगी कि हमारे पास सिर्फ एक रेगुलर बॉलर है? देखिए, दुबई की जिस तरह मैंने अभी ILT की बात की थी, T20 जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भी 80% जो विकेट्स लिए हैं वो फास्ट बॉलर ने लिए हैं। दुबई की विकेट को स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद देती नहीं है। ठीक है, लेटर पार्ट पे होता है, बट ICC ज़्यादा बैटिंग विकेट्स बना रहा है। आप देखें तो बॉल थोड़ा फंस के आता है, रुक के आता है, बट ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन करे। जैसे कल कराची की पिच पे बॉल ज़्यादा स्पिन कर रहा था, आज के मैच में देखें तो ज़्यादा स्पिन नहीं किया, इसी वजह से कुलदीप ज़्यादा आउट नहीं कर पाए। इसीलिए मैं वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहा था कि अगर वो स्क्वाड में होता, जो फिंगर स्पिनर है वो ज़्यादा इधर बेनिफिशियल नहीं हो सकते। तो भारत ने एक गलती ये की है। दूसरा, भारत इस मैच में तो चलें आप उनके पास बैटिंग डेप्थ अच्छी है, बट मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जैसे बैटर को इनको ज़रूर टीम में रखना पड़ेगा। अगर कभी भारत को 350 से प्लस हो जाता है या कोई बड़े मैच में वो चाहते हैं कि डिफरेंस क्रिएट करे, वो एक ऐसा प्लेयर है मिडल में आके कि जो भारत के लिए क्रिएट कर सकता है, लोग अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो ओब्वियसली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी बेहतर है और दुनिया इसको तस्लीम करती है। बहरहाल जी, ये मैच इस वक्त जारी है और बज़ाहिर को बहुत बड़ा टोटल उनको नहीं मिला और भारत की जो बैटिंग लाइन है बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। एक और अहम मैच होगा वो 23 तारीख को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा और 29 साल बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में रहने के लिए अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दुआ भी है, उसके लिए स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। हमारा आपका साथ कल भी रहेगा जी, कल भी कुछ मज़ीद खबरों के साथ और इस मैच के हवाले से भी तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।